नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे रवीश न्यूज़ ज्वाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस देश और राज्य से देख रहे हो। आज की सबसे बड़ी खबर वो है जो सीधे सीधे मोदी सरकार की नींव हिला रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनएडीए के भीतर ऐसा धमाका कर दिया है कि केंद्र की सत्ता तक डगमगाने लगी है। क्या है यह धमाका, वह बताएंगे। अब आते हैं असली खबर पर। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने एनएडीए के भीतर उस वक्त हलचल मचा दी जब उन्होंने 12 सांसदों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सीधी टक्कर ले ली। खबरें हैं कि नायडू अपने सांसदों को लेकर अड़ गए हैं और शाह इस मुद्दे पर दबाव में आ गए हैं। यह विवाद जुड़ा है लोकसभा परिसीमन से। मोदी सरकार 543 सीटों को बढ़ाकर 800 करने की तैयारी में है, जिसका प्रारूप बीजेपी ने बना लिया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि दक्षिण भारत की सीटों को नजरअंदाज कर कोई भी फैसला नहीं चलेगा। नायडू का विरोध यूं ही नहीं है, वे कह चुके हैं कि या तो सीटें फ्रीज की जाएं या उन्हें जनसंख्या के अनुपात में समान रूप से बढ़ाया जाए। उन्होंने डीएम के प्रमुख एम टाटे स्टालिन के साथ मिलकर अमित शाह की रणनीति को खुली चुनौती दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नायडू अपने 12 सांसद किसी भी कीमत पर बीजेपी के हिसाब से चलाने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि आंध्र प्रदेश की सीटें भी उतनी ही बढ़ाई जाएं जितनी उत्तर भारत की हो रही हैं। मसलन अगर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 121 हो रही हैं तो आंध्र को सिर्फ 12 सीटों की बढ़ोतरी क्यों? प्रस्ताव के अनुसार आंध्र की सीटें 25 से 48, कर्नाटक की 20 से 60 और तेलंगाना की 17 से 47 हो सकती हैं, मगर तमिलनाडु की सीटें घटकर 36 हो जाएंगी और केरल में कोई बदलाव नहीं होगा। भाजपा की रणनीति साफ है, जहां से जनाधार नहीं मिल रहा वहां की राजनीतिक ताकत कम कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यह पूरी रणनीति उत्तर भारत पर फोकस करके बनाई गई है ताकि दक्षिण के असहयोगी राज्यों की भूमिका कमजोर हो जाए। अमित शाह को यह समझ आ गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी का मिशन बार बार असफल रहा है। ऐसे में परिसीमन के जरिए दक्षिण की हिस्सेदारी कम की जाती है तो भाजपा को दक्षिण की जरूरत ही नहीं रहेगी। उत्तर भारत की सीटों के दम पर सरकार बनाना मुमकिन हो जाएगा। यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन जैसे नेता अब खुलकर केंद्र सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में एक सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन मेरे कान तमिलनाडु की तरफ रहते हैं। यह बयान आज सिर्फ एक भाषण नहीं रहा बल्कि दक्षिण की राजनीति में तूफान बन चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमट के स्टालिन ने इस बयान को सीधी राजनीतिक धमकी बताया है। उनका कहना है कि तमिलनाडु किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उनका आरोप है कि परिसीमन एक साजिश है जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत की राजनीतिक भागीदारी को कमजोर करना है। स्टालिन ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे हैं और चेताया है कि अगर संसद में दक्षिण की सीटें घटाई गई तो यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं बल्कि संघीय असमानता और राजनीतिक पहचान पर सीधा हमला होगा। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करना देश को उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजित कर सकता है। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने आंध्र प्रदेश में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नकद प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। इस पर
स्टालिन ने तीखा विरोध दर्ज करते हुए कहा कि यह समस्या का समाधान नहीं है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए दक्षिण को सजा देना सरासर अन्याय है। यानी अब मामला सिर्फ परिसीमन तक सीमित नहीं रहा, यह एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है, जहां एक ओर केंद्र अपनी रणनीति पर अडिग है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण के नेता इस मसले को संघीय ढांचे और राजनीतिक हिस्सेदारी के खिलाफ सीधा हमला मान रहे हैं। नायडू और स्टालिन की इस बगावत ने एनडीए के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहेगी या नायडू जैसे सहयोगियों के दबाव में आकर रास्ता बदलेगी? क्या एनडीए इस दबाव में टूटेगा या कोई नया संतुलन बनेगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या देश के लोकतंत्र में हर राज्य को समान सम्मान और भागीदारी मिल पाएगी? अब आपकी राय क्या है?